नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी आगे बढ़ रही होगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो क्लासेस हमने की हैं उन क्लासेस पर एक बहुत अच्छी कमांड आपने एस्टैब्लिश कर ली होगी। जैसा हमने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। हमने ये देख लिया है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे यूरोपीय कंपनियां भारत आईं, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी यूरोपीय कंपनियों को एलिमिनेट कर दिया और फिर भारत में अपना राजनीतिक विस्तार किया, इंडिया में अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया। इसी क्रम में हमने सिख साम्राज्य और मराठा साम्राज्य को भी पढ़ा, क्योंकि हमने मिडाइवल में उनके बारे में बात नहीं की थी। और हमने कहा था कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में हम मराठा और सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और हमने वैसा ही किया। अब जो दूसरा दौर हमारा शुरू हो रहा है, विशेष तौर पर इस सप्ताह की जो कक्षाएं हैं ना, इन कक्षाओं में हमें ब्रिटेन की नीतियों का अध्ययन करना है। हमें ब्रिटेन की पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। ब्रिटेन की आर्थिक नीतियां क्या रही, ब्रिटेन की प्रशासनिक नीतियां क्या रही, पुलिस का विकास कैसे हुआ, सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमें एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ना है। इन सब के बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो 3 या 4 कक्षाएं लगेंगी और हम सारी नीतियों के बारे में पढ़ लेंगे, हम सारी की सारी पॉलिसीज के बारे में पढ़ लेंगे। और यहां से आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी कि इसके बाद जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे और नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे और 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो आप कनेक्ट भी कर पाओगे कि आखिरकार क्यों भारत का हर एक वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दुखी था, क्यों इंडिया का हर एक क्लास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इतना नाराज था कि जनजातियां जो कि कभी मुख्य धारा की समाज का हिस्सा नहीं रही लंबे समय तक, वो भी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, वो भी ब्रिटेन से परेशान हो चुके हैं। किसानों का बेतहाशा शोषण होगा जो आपको आज की क्लास से समझ में आने लगेगा। इसी तरीके से नागरिकों का शोषण होगा, देसी रियासतों का शोषण होगा, और फिर आप देखोगे कि ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट की एक चेन ऑफ सीरीज शुरू होगी जो लगातार चलती जाएगी, जो कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी। तो इस सप्ताह में हम नीतियां पढ़ेंगे, अगले सप्ताह में हम 1857 की क्रांति तक का अध्ययन करेंगे, फिर हम समाज सुधार आंदोलन की बात करेंगे, 2 क्लास लगेंगी, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। एक एक कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं के बदलते दौर में जहां नए नए प्रकार के सवाल आने लगे हैं, बहुत ही अलग सवाल आने लगे हैं, उन सब की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन सब की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हम किन किन बातों का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है, यहाँ पर हम कौन कौन से विषय पढ़ेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उनके 5 डेमो भी हमने हमारी ऐप पर दिए हुए हैं। तो आप ऐप पर जा सकते हैं, हमारे जीके जीएस के कोर्स में आप जा सकते हैं, वहां आपको इनका डेमो भी मिल जाएगा, तो आप डेमो भी ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए। तो ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां अर्थात ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक नीतियों के चरण को पढ़ेंगे, अर्थात हम फेजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। एक लेखक हुए जिनका नाम था रजनी पाम दत्त, आर पी दत्त। उन्होंने एक किताब लिखी इंडिया टुडे, उन्होंने एक किताब लिखी इंडिया टुडे, और उसमें पूरे की पूरी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को 3 भागों में उन्होंने बांटा। पहले भाग को उन्होंने कहा कमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद। दूसरे को कहा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म अर्थात औद्योगिक पूंजीवाद, और तीसरे को कहा वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो इन तीनों के बारे में बहुत ब्रीफ में हम पढ़ लेंगे और कुछ फैक्ट भी आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा ब्रिटेन की भू राजस्व नीतियां अर्थात ब्रिटेन की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। देखिए 1757 में जब वो प्लासी की लड़ाई जीते, 1757 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
प्लासी की लड़ाई जीत लेती है, उसके बाद जमीन उनके पास आ चुकी थी। और जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पुराने समय में आय का सबसे बड़ा जो स्रोत होती थी वो जमीन ही होती थी। पुराने समय में जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होती थी वो लैंड रेवेन्यू ही होता था। तो ब्रिटेन के पास जब जमीन का टुकड़ा बढ़ता गया, प्लासी के युद्ध से, फिर बक्सर के युद्ध से, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, फिर जैसे वो मैसूर, बंगाल, इन सभी जगह पर फैलते गए, तो जमीन उनके पास बढ़ती जा रही थी। तो इस जमीन से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जाए, कैसे अधिक से अधिक लगान वसूला जाए, भू राजस्व वसूला जाए, वो अलग अलग भू राजस्व नीतियां लेकर के आए, वो अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर के आए। और 3 नीतियां इसमें से प्रसिद्ध हैं। एक, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, रैयतवाड़ी की व्यवस्था और महालवाड़ी की व्यवस्था। साथियों, पहले तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे और फिर एक सिंगल चार्ट बना दिया है जिसमें ये तीनों व्यवस्थाएं एक ही स्लाइड में आ जाएंगी, तो आपको पढ़ने में, कंपेयर करने में आसानी होगी। तो ये हमारी 2 क्लास का टॉपिक है, यही एक्चुअल में बड़े टॉपिक है। फिर यहां अगला सिद्धांत आता है धन का निष्कासन, अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। अब जो धन का निष्कासन है या जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, यहां से ना कुछ शब्द जुड़े हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए। आप लोग जो परीक्षाएं देते रहते हैं बताइएगा कि होम चार्जेस, गृह शुल्क जैसे कंसेप्ट एग्जाम में पूछे गए। दादा भाई नौरोजी की किताबों के नाम पूछे गए। मदन मोहन मालवीय का इसमें क्या योगदान रहा, यह भी पूछा गया। बाल गंगाधर तिलक का इसमें क्या योगदान रहा, ये सारी बातें इसमें पूछी जाती है। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि भारत से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन जाता है, इसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता। इसी को धन का निष्कासन कहा गया कि इंडिया से एक चंक ऑफ अमाउंट है जो कि ब्रिटेन जा रहा है, इसके बदले में, एक्सचेंज में इंडिया को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसी को धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया दोस्तों। ठीक है, फिर हम कृषि के वाणिज्यीकरण और औद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों को वाणिज्यिक कृषि करने पर जोर दिया, कमर्शियल एग्रीकल्चर परफॉर्म करने पर जोर दिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी बहुत सारे अकाल पड़े थे, पर कभी भी अकाल में लाखों की संख्या में लोग नहीं मारे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो अकाल पड़ेंगे, जो फ्यामिन्स आएंगे, उसमें लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। कारण यही रहेगा प्यारे दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों पर इतने अत्याचार किए और वो उनसे नकद राजस्व लिया करते थे, तो किसानों को फोर्स किया गया कि वो वाणिज्यिक कृषि करें, वो कपास का उत्पादन करें, वो जूट का उत्पादन करें, वो नील का उत्पादन करें, खाद्यान्न का उत्पादन ना करें। तो जब अकाल आया तो खाद्यान्न की कमी हो गई, फूड ग्रेन कम हो गए और बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति के तहत, अर्थात धन के निष्कासन के सिद्धांत के तहत, एक बहुत बड़ा कुचक्र बना लिया था, एक बहुत ही बैड साइकिल कंडक्ट किया था। पता है ब्रिटेन के लोग क्या करते कि भारत से ही पैसा लूटते, उसी लूटे हुए पैसे से भारत से सामान खरीदते और ब्रिटेन में जाके बेचते, पैसा ही पैसा। एक ऐसा व्यापार जिसमें लागत 0 हो जाए, सिर्फ आपको मुनाफा ही मिले। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरा, वो क्या करते कि जब भारत के सामान या भारत के कपड़े ब्रिटेन जाते तो उस पर बहुत सारी कस्टम ड्यूटी लगा देते, उस पर बहुत सारा शुल्क लगा देते, 15%, 12%। इवन अगर भारत के कपड़े भारत में भी बेचे जा रहे हैं तो उस पर भी बहुत सारा कर लगा दिया जाता था, उस पर भी बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता था। वहीं जब ब्रिटेन का कपड़ा भारत आता, जब ब्रिटेन के कपड़े इंडिया आते, तो वो टैक्स फ्री हुआ करते थे या उन पर नाम मात्र का कर हुआ करता था। इसी को
डिफरेंशिएटेड टैक्स की पॉलिसी कहा गया, इसी को विभेदीकृत कर की व्यवस्था कहा गया। ये विभेदीकृत कर की व्यवस्था है, ये डिफरेंशिएटेड टैक्सेशन की पॉलिसी जो हमें देखने के लिए मिली, विभेदीकृत कर की व्यवस्था हमें देखने के लिए मिली। इससे क्या हुआ, भारत के जो प्राचीन उद्योग थे, इंडिया की जो पुरानी इंडस्ट्री थी, वो सब खत्म हो गई। वो एक एक करके उन सभी का डिक्लाइन हो गया, उन सभी का पतन हो गया प्यारे दोस्तों। इसी को विऔद्योगिकीकरण कहा गया। ठीक है, फिर रेलवे का विकास, तो ये हम देख चुके हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है डलहौजी वाले टॉपिक में। अकाल नीति की थोड़ी सी बात कर लेंगे, बैंक के बारे में बस एक दो फैक्ट, और आधुनिक उद्योगों की स्थापना, बस ये एक दो फैक्ट हैं दोस्तों। जैसे कौन कौन से नए उद्योग भारत में लग गए, भारत के कुछ लोगों ने कुछ इंडस्ट्रीज को खोला, जैसे भारत में पहली शुगर मिल कहाँ लगी, 4-5-10 फैक्ट होंगे, उनको भी हम पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, ताकि सिस्टमैटिकली सारी चीजें खत्म हो जाए। और आर्थिक नीतियां, लगभग हमें 3 कक्षाएं लगेंगी आर्थिक नीतियों को पूरा पढ़ने में, पर सारे फैक्ट्स हमारे कवर हो जाए। मेरा वही मानना है कि एक बार पढ़ लो, पर ऐसा पढ़ लो कि एग्जाम में 80% तक प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सको, 80% क्वेश्चंस तक आप अटेम्प्ट कर सको, और एक बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए, एक कॉन्क्रीट प्रिपरेशन आपकी हो जाए, कॉन्फिडेंस भी रहे। और कई सवाल आते हैं कि सर क्या ये लेक्चर मुख्य परीक्षाओं में भी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार। आप खुद सोचो ना, कंटेंट थोड़ी ना बदल जाता है, कंटेंट तो यही रहता है ना। अगर आपने लिखने की शैली विकसित कर ली और अगर आपको ये कंटेंट याद है, तो यही कंटेंट तो आपको लिखना है। बस लिखने की शैली विकसित कर लीजिए, एक राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लीजिए, कंटेंट तो पूरा यही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले टॉपिक पर हम आते हैं और ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के चरण की चर्चा करते हैं कि आर्थिक नीतियों के चरण कौन से रहे। तो हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक नीतियों के चरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी रही हैं, उनके फेजेस के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, पहले ये चीजें थी नहीं, एनसीईआरटी में कुछ बातें आ गई इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो एक किताब लिखी थी और उनका नाम था रजनी पाम दत्त। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और ये किताब का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक लेखक हुए रजनी पाम दत्त, इनके द्वारा एक फेमस किताब लिखी गई और किताब का नाम था इंडिया टुडे। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी गई, एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई, इंडिया टुडे। और इसी किताब में उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी उपनिवेश को स्थापित किया, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। हमने पहले भी आपको बताया है कि कॉलोनी का मतलब बड़ा सिंपल होता है, जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर ले सिर्फ आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के लिए। जब व्हेन वन कंट्री कैप्चर्स अनदर कंट्री ओनली टू यूटिलाइज द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इसको हम कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद कहते हैं। ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार किया, पर कभी भी भारत का विकास नहीं करना चाहता था। ब्रिटेन कभी भी इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहता था। इसीलिए दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ये तो अन ब्रिटिश रूल है। अन ब्रिटिश रूल का मतलब यही था कि ब्रिटेन के जो नागरिक हैं उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। उसी समय पर भारत में जो ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में रूल कर रही है, वही भारत में रूल कर रही है। इसके बाद भी भारतीयों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इंडियंस के साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी भारत में वो विकास करना ही नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य बड़ा साफ था कि भारत आओ, भारत के पैसे को लूटो, इस पैसे को ले जाकर के ब्रिटेन में लगाओ। और आज ब्रिटेन इतना आगे बढ़ पाया, उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत का, श्रीलंका का, बर्मा का, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यही पैसा इन्होंने लगाया था अपनी औद्योगिक क्रांति में, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और इतना ही नहीं, उद्योगों में जब इनका बहुत सारा माल बनने लगा, बहुत सारे आइटम्स बनने लगे, तो ब्रिटेन तो छोटा सा देश है, इसको बेचे कहाँ?
तो कच्चा माल और पैसा भी भारत से ले गए, और बाद में जब वहां सामान तैयार हो गया तो उसको बेचने के लिए भी भारत आ गए। इतने बुरे तरह से ये शोषण किया करते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉलोनी या उपनिवेशवाद। तो रजनी पाम दत्त ने 3 चरण बताए, 3 अलग अलग फेजेस बताए। पहला चरण रजनी पाम दत्त बताते हैं कि यह वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था। इट वॉज अ फेज ऑफ कमर्शियल कैपिटलिज्म। ठीक है, तो पहला जो चरण है वो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है, कमर्शियल कैपिटलिज्म का फेज है। और ये जो चरण है ये 1757 से शुरू हुआ जो प्लासी की जीत के साथ, और 1813 तक चलता रहा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 1813 ही क्यों, वाई 1813 1813 ही क्यों, वाई 1813? 1813 इसलिए, 1813 इसलिए क्योंकि यही वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए, पूरी तरीके से ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। ठीक है, हालांकि कुछ चीजें रह गई थी, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। बाकी दूसरी कंपनियों के लिए, दूसरी ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए थे, और 1833 में पूरे अधिकार खत्म कर दिए व्यापारिक। ये पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको याद होगा। दूसरा चरण जो कहलाया, सेकंड फेज, जो रजनी पाम दत्त अपनी किताब में लिखते हैं, ये औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहलाया। ये जो दूसरा चरण था ये औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज था जो 1813 से 1858 के बीच में चलता रहा। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज था, ये औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था। क्यों सर, क्या हुआ इस पूरे के पूरे फेज में? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। तो यहां से कच्चा माल ले जाना, वहां से महंगा माल भारत में बेचना, और विभेदीकृत कर प्रणाली, डिफरेंशिएटेड टैक्स सिस्टम को लगाना। ठीक, भारत में रेलवे वगैरह का विकास भी इसी समय पर होगा। इसके बाद जो तीसरा चरण आया, जो थर्ड फेज आया, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इसे कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, अर्थात फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और ये 1858 से शुरू होकर के 1947 तक रहा, 1947 तक रहा। ये वो चरण था जब इन्होंने भारत में निवेश किया, इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब पैसा बहुत ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को 60-70 साल हो चुके हैं, वहां के कुछ लोगों के पास बेतहाशा पैसा आ चुका है। उस पैसे का क्या करें? तो उन्होंने भारत में निवेश किया। वो भारत की सरकार को कर देते थे। 1939 तक ऑलमोस्ट 85 करोड़ पाउंड का टैक्स डेट इंडिया पे हो चुका था। इतना सारा ऑलरेडी कर्ज भारत सरकार ने ले रखा था साथियों। इतनी बड़ी मात्रा में जो कर्ज है, इतनी बड़ी मात्रा में जो पैसा है, वो भारत सरकार ने ले रखा था। अब भारत सरकार कौन थी? भारत के लोग तो चला नहीं रहे थे, भारत सरकार भी ब्रिटेन के लोग ही चला रहे थे। फिर रेलवे में निवेश किया, सड़क में निवेश किया, चाय बागानों में निवेश किया, हर जगह पर यह पैसा इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, तो ये वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहलाया, ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का दौर कहलाया। तो बस यहां से 2-3 बातें याद रखेंगे। आरपी दत्त ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिया टुडे। 3 भागों में बांटा, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, कमर्शियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। अब कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद, कि वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में क्या हुआ, कमर्शियल कैपिटलिज्म के फेज में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। तो इसमें जो प्रमुख काम किया गया वो था भारत की लूट। भारत की लूट, विशेष तौर पर बंगाल की लूट। ये पूरा लूट का चरण होगा।
प्लंडर। ठीक है, यहीं पर इस फेमस स्टेटमेंट है परसिवर स्पीयर का, जहां वो लिखते हैं कि ये बेशर्म लूट थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काल एक बेशर्म लूट का काल था, जिसके तहत उन्होंने भारत को बेतहाशा लूटा। ये वो चरण है जब 1757 से लेकर के 1813 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है। व्यापारिक एकाधिकार है अर्थात ट्रेडिंग मोनोपोली है। और इसी एकाधिकार का प्रयोग करके, इसी ट्रेडिंग मोनोपोली का प्रयोग करके उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट कमाया। कई चीजों का व्यापार वो करते थे। वो क्या करते, इस लूट के पैसे का प्रयोग किस लिए किया? पैसा भारत से लूटते, फिर वो यहां से सस्ती कीमत पर, बहुत ही सस्ती कीमत पर सामान खरीदते। जैसे बिहार से वो शोरा ले जाया करते थे, शोरा बिहार से ले जाया करते थे, और फिर यही सामान वो बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिला, जिससे उनका बहुत प्रॉफिट हुआ। तो ये पहला चरण था, पूरी तरीके से लूट का चरण था, जब कंपनी ने बेतहाशा पैसा कमाया। अब क्या हुआ कि इसी पैसे से ब्रिटेन में उद्योगों की भी स्थापना की जा रही थी, इसी अमाउंट से ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज भी डेवलप की जा रही थी। अब वो उद्योग क्योंकि 1813 तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, बाकी इंग्लैंड की किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो इसी कंटेक्स्ट में शुरू होता है दूसरा चरण, सेकंड फेज। और जो दूसरा चरण था वो था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जो 1813 से लेकर के 1858 तक चला। तो सर इस चरण में क्या हुआ, इस फेज में कौन कौन से काम हुए? तो इस चरण में जो पहला काम आपको देखने मिलेगा कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया, ट्रेडिंग मोनोपोली को कम कर दिया गया, और लंदन की या इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां भी अब भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा सर? सॉरी, क्या इसके पीछे भी कोई कारण था? क्या इसके पीछे कोई वजह थी? बिल्कुल इसके पीछे कारण था, डेफिनेटली इसके पीछे एक वजह थी। वजह यह थी कि ब्रिटेन में 1780-90 के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। मतलब कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, फैक्ट्रीज में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा। सवाल यह है कि जो ब्रिटेन है वो छोटा सा देश है, अब सामान बहुत ज्यादा है और मांग कम है, तो इस सामान को कहां बेचा जाए? भारत बेचा जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पूरे के पूरे पूर्वी एशिया से व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। पूरे के पूरे ईस्टर्न एशिया से ट्रेड करने का राइट सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो फिर ये लोग क्या करते थे, अपना सामान कंपनी को बेचते थे, और कंपनी अपनी कीमतों पर यह सामान खरीदती थी, और कंपनी फिर यह सामान ला करके भारत में बेचती थी। तो इस बात से ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे, जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सांसदों पर दबाव बनाते रहते कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, हमें सीधे व्यापार करने दो, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है कंपनी की वजह से। यही कारण था कि 1813 में दूसरी कंपनियों को अनुमति दे दी गई कि आप जाओ और भारत में जाकर के व्यापार करो। अब उन्होंने भारत में व्यापार किया, तो भारत में व्यापार किया, भारत को खत्म कर दिया। वो क्या करते, भारत से, जैसे मान लीजिए कि ये हमने यहाँ इंडिया बनाया और यहाँ थोड़ा और से बनाते हैं, ये हमारा प्यारा भारत देश है, और यहाँ पर मान लीजिए लंदन है, इंग्लैंड है। तो वो भारत से बहुत सस्ती कीमत पर, बहुत ही सस्ती कीमत पर कच्चा माल ले जाते, ददनी जैसी प्रथाओं का प्रयोग करके, और यहाँ पर फैक्ट्री में वो माल ले जाते, इसको बढ़िया प्रोसेस करते, और महंगी कीमत पर वो आइटम भारत को भेजा करते।
यहां से कपास ले गए, वहां से कपड़े बना के भेज दिए, महंगे कपड़े। यहां से लकड़ी ले गए, वहां से बहुत अच्छे फर्नीचर बन के आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि आज भी ये हो रहा है। आज भी बड़े बड़े देश भारत से कच्चा लोहा खरीद करके ले जाते हैं, रॉ आयरन खरीद करके ले जाते हैं, और बदले में भारत उनसे स्टील ले लेता है। एग्जाम्पल चाइना। ठीक है, सस्ते में लेके जाओ, फिर महंगी चीज भारत को बेच दो। ठीक, तो एक ये चीज होती है। दूसरा, इतने से उनका मन नहीं भरा, उन्होंने एक और नीति अपनाई जिसे कहा जाता है विभेदीकृत, जिसे कहा जाता है विभेदीकृत कर नीति, जिसे कहा जाता है डिफरेंशिएबल टैक्स पॉलिसी। विभेदीकृत कर नीति, डिफरेंशिएबल टैक्स पॉलिसी। इसके तहत क्या किया? इसके तहत वो ये काम करते, अगेन मैं ये एग्जांपल लूंगा कि यहां पर हमारा भारत है, यहां इंग्लैंड है। जो सामान इंग्लैंड से भारत आता, इस पर टैक्स नाम मात्र का होता था, और जो सामान भारत से इंग्लैंड जाता था, इस पर बहुत हैवी टैक्स लगाया जाता, इस पर बहुत उच्च कर लगाया जाता। इतना ही नहीं, आंतरिक क्षेत्रों में भी जब भारत का सामान बेचा जाता, इंटरनल एरियाज में भी जब इंडिया का सामान बेचा जाता, तो उस पर टैक्स ज्यादा था। और आंतरिक क्षेत्रों में जब ब्रिटेन का सामान बेचा जाता, तो उस पर टैक्स बहुत कम था। इसी को विभेदीकृत कर की व्यवस्था कहा गया, डिफरेंशिएबल टैक्स पॉलिसी कहा गया। प्रभाव क्या हुआ? भारत बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, और भारत में वी औद्योगिकीकरण आया। भारत में वी औद्योगिकीकरण आया, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना अच्छा एक वाक्य बोला इतिहासकार ने कि एक तरफ ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में वी औद्योगिकीकरण हो रहा था। लग रहा था कि एक देश के एक व्यक्ति का खून निकाल करके दूसरा व्यक्ति मोटा हो रहा है, एक व्यक्ति का खून निकल करके दूसरा व्यक्ति मोटा हो रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लग रही है, और भारत में जो पुरानी इंडस्ट्री है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, उनका भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये वाला फेज हमें देखने के लिए मिलता है। थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, कंसेप्चुअल बातें हो रही है, फैक्ट्स के बीच भी कंसेप्ट आ जाते हैं, कंसेप्ट के बीच में फैक्ट आ जाता है। ऐसे ही कहानी चलती रहेगी इतिहास की। अब तो जो चरण आप पढ़ने वाले हो ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप पढ़ोगे, डेट थोड़ा कम आएंगी, ज्यादातर चीजें कंसेप्चुअल ही आने वाली हैं। ठीक, इसके बाद जो अगली चीज आई, अगला जो चरण है, वो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये वो चरण था जब ब्रिटेन में पूंजीपति बन गए, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब था बहुत रईस लोग, बहुत पैसे वाले लोग बन गए। तो इन्होंने क्या किया? भारत में पैसे का निवेश करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये क्या करते? ये भारत सरकार को ऋण देते, लोन देते, ये भारत में रेलवे में निवेश करते, और 5% की हिस्सेदारी या डिविडेंड मांगते। ये भारत में चाय बागान पर निवेश करते। ठीक है, ये भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करते, और जो भी टैक्स आता उसका एक हिस्सा इनके पास जाता था। तो ये वही चरण था। ठीक है, कि जब इन पूंजीपतियों ने भारत में निवेश किया, इंडिया में इन्वेस्ट किया, और यहां से बहुत सारा पैसा ये लेकर के चले गए। बेंटिक का एक स्टेटमेंट है कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। तो बस ये बेसिक है, ये इसलिए पता होना चाहिए कि इसके बाद आगे की चीजें बहुत इजी हो जाएंगी दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए जो भी हमने बताया। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे।
ठीक है, तो जब भी आपसे हम कहें कि थोड़ा पढ़ लिया करो रुक करके, तो एक बार पढ़ भी लिया करो। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत वीडियो को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ गए। एक और बात है कि बीच में थोड़ा ना 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई। 2 रीज़न थे। एक तो आपको पता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, अभी भी है दोस्तों। और दूसरा, मेरे घर में एक शादी थी, तो मैं घर तक गया, वापस आया। ठीक है, तो परेशान मत होना। इस हफ्ते हमने शुरू किया है मंगलवार से, तो शनिवार तक हम बैक टू बैक क्लासेस करके जो 5 क्लासेस आपकी होती हैं वो हम पूरा कर देंगे। ठीक, तो तुरंत ही आप लोग घबरा से जाते हो कि सर क्या आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे अब। थोड़ा भरोसा रखो यार। जब आपसे बोला है पहले दिन कि यार पूरा कराएंगे, पूरा मतलब पूरा कराएंगे, तो पूरा ही कराएंगे। इसमें से बीच में छोड़ने वाली तो कोई बात है नहीं है। ठीक है, तो वो भरोसा थोड़ा बनाए रखो। आप लोग हर चीज प्रॉपर करा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ही आगे बढ़ेगी। ठीक, तो कर लेंगे, परेशान मत होना। अब हम आगे चर्चा करते हैं और ब्रिटेन की भू राजस्व नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। 1784 से पहले की नीतियां और 1784 के बाद की नीतियां। देखो, 1784 से पहले भी बहुत सारी नीतियां आई, जैसे इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था, आमिल की नियुक्ति करना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का बनाया जाना, पंचसाला बंदोबस्त और एक साला बंदोबस्त। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं आते हैं दोस्तों। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाड़ी और महालवाड़ी की व्यवस्था। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको याद है हमने इजारेदारी शब्द मुगल काल के समय भी पढ़ा था। इजारेदारी जो शब्द है, इजारेदारी जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता था कि जमीन जो है, जमीन को ठेके पर दे दिया जाता था। कि एक कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है, तो एक व्यक्ति आया ए, उसको ये जमीन दे दी जाएगी। वो यहाँ से राजस्व का संग्रह करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जा करके सरकार को दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। अब इसी व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग आप लोगों को याद होगा दोस्तों, ये बंगाल का पहला गवर्नर था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसने एक व्यवस्था शुरू की जिसे पंचसाला बंदोबस्त कहा जाता है। बस इतना भी याद रख लेंगे तो काम बन जाएगा। जिसे पंचसाला बंदोबस्त कहा जाता है, या इसी को पंच इजारेदारी भी कहा जाता है। पंच इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि देखो, एक जमीन का टुकड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, लेट्स अज्यूम पटना। ठीक है, ये पूरे पटना की जमीन है, ये पटना की पूरी जमीन है। अब वॉरेन हेस्टिंग इसकी नीलामी लगाएगा, इसका ऑक्शन करेगा। ठीक है, इसका ऑक्शन होगा, इसकी नीलामी होगी। ऑक्शन में रूल ये था ऑक्शन किस चीज का, कि कौन व्यक्ति यहां से कितना अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकता है। तो एक व्यक्ति आया ए, उसने कहा कि हम पटना से हर साल आपको 5,000 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। एक दूसरा व्यक्ति आया बी, उसने कहा कि हम पटना से हर साल 6,000 का रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। एक और व्यक्ति आया सी, वो आपसे कह रहा है कि हम पटना से 8,000 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करके हर साल आपको दिया करेंगे। तो इसका नियम ये होता था पंचसाला बंदोबस्त में कि 5 साल के लिए अब पटना की जो जमींदारी है वो सी को दे दी जाएगी और ये हर साल 8,000 रुपए का राजस्व जमा करेगा। मतलब 8 पंचे 40,000 रुपए का टैक्स मिलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पटना से 5 सालों। अब आप खुद सोच के देखो कि ये कितनी बुरी व्यवस्था थी, क्योंकि पटना में एक्चुअल में जो टैक्स कलेक्ट हो सकता था वो 3,000 ही था, जो सही तरीके से कलेक्ट हो सकता था। बोली कितने की लगा दी गई? 8,000 की। तो अब जो 5,000 रुपए का अंतर है वो किससे पूरा किया जाएगा? किसानों से। किसानों पर अत्यधिक दबाव बनाया जाएगा, किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण किया जाएगा।
जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण किया जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। तो ये व्यवस्था फेल हो गई क्योंकि किसान इतना लगान दे ही नहीं पाए। फिर इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने एक सुधार किया, उसने इसको एक साला बंदोबस्त में बदल दिया कि हम एनुअल कर देते हैं, अगर 5 ईयर का प्लान काम नहीं कर रहा तो एनुअल। पर उसके बाद भी ये ठीक नहीं हुई। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको ठीक करने के लिए कारकून और आमिल नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे। कारकून और आमिल को नियुक्त किया था, उसने भूमि का मापन करवाया था, अर्थात लैंड का मेजरमेंट करवाया था। उसने कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड भी बनाया था, एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा कलकत्ता में रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। एक ही सवाल अब तक पूछा गया है कि पंचसाला बंदोबस्त की व्यवस्था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू की गई थी, ये किसने लागू की थी? वॉरेन हेस्टिंग। बस इतना ही याद रखना कि वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में पंचसाला बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। बाद में ये व्यवस्था फेल हो गई, तो इस व्यवस्था की जगह 1 साल का बंदोबस्त किया गया और वह भी फेल हो गया। आगे जाकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आएगा, वह स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू करेगा, परमानेंट सेटलमेंट को शुरू करेगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो है स्थायी बंदोबस्त। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा। अगले टॉपिक पर आते हैं और बहुत अच्छे से ना अब 15-20 मिनट मुझे ध्यान से सुनना, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये है स्थायी बंदोबस्त। ये है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ऐसे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट, इंग्लिश में इसके लिए नाम है परमानेंट सेटलमेंट। एक बेस अगर हम तैयार करें इसका, तो स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व की व्यवस्था थी, एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। ये पहला पॉइंट होगा, एक भू राजस्व व्यवस्था थी, अर्थात एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। और इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि कैसे किसानों से लगान वसूला जाए, कैसे फार्मर से लगान को कलेक्ट किया जाए। इस हेतु व्यवस्था बनाई गई थी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इसे भारत में लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। तीसरा, ये भारत के किन क्षेत्रों में लागू हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया था उसके 19% क्षेत्रों पर यह लागू हुआ था। कहां कहां पर लागू था? इसको बंगाल में लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया, उड़ीसा में लागू किया गया, इसे उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया, नदर्न कर्नाटक में इसे लागू किया गया, असम के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया और इसे बनारस में लागू किया गया। उस समय जितना भी जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसके 19% इलाके में, 19% इलाके में इसे लागू किया गया था। तो अब यहां से कुछ बहुत सीधे सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो क्या जवाब होगा, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। तीसरा, यह किन क्षेत्रों पर लागू हुआ? तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 19% भूभाग पर लागू हुआ था, 19% टेरिटरी पर लागू हुआ था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम का कुछ क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक
और बनारस वाला इलाका आता था। इन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। इन क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम को लागू किया गया था। अब थोड़ा सा ना हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया, कैसे स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया। देखो, कहानी शुरू होती है वॉरेन हेस्टिंग के समय से। जब वॉरेन हेस्टिंग 1772-73 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसने पहले पंचसाला बंदोबस्त को जारी किया और पंचसाला बंदोबस्त के बाद इसने एक साला बंदोबस्त को लागू किया। दोनों ही व्यवस्थाएं बुरी तरीके से फेल रही और लोगों का, विशेष तौर पर किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में शोषण हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस बात से कंपनी परेशान थी। तो 1784 में 1784 में एक एक्ट लाया जाता है। ब्रिटेन की संसद एक एक्ट लेकर के आती है और इस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम का नाम था पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट। हम पॉलिटी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ये सारी बातें। फिलहाल इतना याद रखना कि उस समय ये प्रधानमंत्री थे, तो इनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में ये बात कही गई कि भारत में भू राजस्व सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इंडिया में लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म करना होगा, क्योंकि जब तक हम ये सुधार नहीं करेंगे, ना तो कंपनी की आय ठीक होगी और ना ही वहां किसानों का जीवन बेहतर होगा। ना तो कंपनी की आय ठीक होगी और ना ही वहां पर किसानों का जीवन ठीक होगा। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है। भारत आने के बाद उसने 86-87 में एक राजस्व समिति बनाई। उसने 86-87 में एक राजस्व समिति का गठन किया, अर्थात रेवेन्यू कमेटी बनाई। और इस राजस्व समिति से उसने कहा कि आप ही लोग बताओ, हम कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाएं, हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें दो लोग थे और दोनों लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें दो लोग थे, एक थे इसके अध्यक्ष जॉन शोर। जॉन शोर इस समिति के अध्यक्ष थे, इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने एक सुझाव दिया। जॉन शोर ने कहा कि देखिए, मेरा मानना यह है कि हमें जमींदारों को सारे अधिकार दे देने चाहिए। जो जमींदार हैं, इन जमींदारों को हमें सारे के सारे अधिकार दे देने चाहिए। मतलब जमींदार को ही हमें मालिक मानना चाहिए, जमींदार को ही हमें लैंड का ओनर मानना चाहिए और पूरे अधिकार, वो चाहे तो जमीन किसी को गिरवी दे दे, वो चाहे तो जमीन को जब्त कर ले, सारे अधिकार हमें जमींदार को ही दे देने चाहिए। जॉन शोर के अलावा दूसरा व्यक्ति था चार्ल्स ग्रांट। दूसरा व्यक्ति जो था वो था चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने इस बात से अग्री नहीं किया। चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि नहीं, हमें जमींदारों को अधिकार नहीं देना चाहिए, हमें किसान और कंपनी को अधिकार देना चाहिए। किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देना चाहिए। हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरी जमीन का मालिक मानना चाहिए और किसानों को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। ये दो अलग अलग मत निकल करके आए, ये दो अलग अलग बातें निकल करके आई। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, वो खुद एक जमींदार था। लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार रह चुका था। तो बट नेचुरल सी बात है कि उसका झुकाव जॉन शोर की तरफ ज्यादा हुआ। उसने जॉन शोर की बात को माना और जॉन शोर की बात को मानते हुए उसने 1789 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों में 10 सालों के लिए एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, जिसे परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त कहा गया।
लेकिन शुरुआत में ये व्यवस्था सिर्फ 10 सालों के लिए बनाई गई थी। स्टार्टिंग में ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इट वाज ओनली फॉर द 10 इयर्स। ये सिर्फ 10 सालों के लिए। बाद में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी, तब 1793 में, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब इस व्यवस्था को 1793 में परमानेंट बना दिया गया, स्थायी बना दिया। तो इसलिए आप देखोगे कि जब पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू की गई, परमानेंट सेटलमेंट को कब शुरू किया गया, तो उसका जवाब होता है 1793 कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को 1793 में शुरू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में शुरू किया गया। 1793 में इसे शुरू किया गया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। तो यहां से हमारे 2-3 फैक्ट तैयार हो चुके हैं। व्यवस्था को किसने शुरू किया? कॉर्नवालिस ने। कितने क्षेत्र में लागू थी? 19%। जितना भी ब्रिटेन का क्षेत्रफल भारत में था, ब्रिटेन के भारत में क्षेत्रफल के 19% इलाके में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस। कब शुरू हुआ? 1793 में। किसकी सिफारिश पर? जॉन सोर की सिफारिश पर। पहले 10 सालों के लिए शुरू किया गया था और बाद में इसे स्थायी बना दिया गया, बाद में इसे परमानेंट बना दिया गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे कि सर अभी तो हमने बेसिक फैक्ट पढ़ लिए और हमने बैकग्राउंड भी जान लिया। हमने जान लिया कि ये 19% इलाके पर था। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, इन क्षेत्रों में था। हमने यह भी जान लिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जारी किया था। यह भी डिस्कस कर लिया कि जॉन सोर की समिति थी और 1793 में इसे पूरी तरीके से लागू किया गया था। अब ये बताइए कि इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। इसके नाम से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 नाम हैं, एक नाम है स्थायी और एक नाम है बंदोबस्त। बंदोबस्त का मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट। बंदोबस्त का मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट। स्थायी का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए, परमानेंट। एक ऐसा समझौता जो हमेशा के लिए कर दिया जाए, एक ऐसा अग्रीमेंट जो हमेशा के लिए लागू कर दिया जाए। तो इसको स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा गया कि इसके तहत जमींदार, इसके तहत जो जमींदार थे उनसे एक बार समझौता किया गया, उनसे सिर्फ एक बार समझौता किया गया, सिर्फ एक बार अग्रीमेंट किया गया और यही समझौता जीवन भर चलता रहा, यही समझौता लाइफ लॉन्ग चलता रहा। इसको दोबारा नहीं बदला गया, दोबारा इसे रिव्यू नहीं किया गया। तो आखिर इस व्यवस्था में होता क्या था? इस व्यवस्था में यह होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बनारस की जमीन का एक टुकड़ा है। अब एक जमींदार आया, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जमींदार को यहां बुलाया। जमींदार से कहा कि हमें बनारस से हर साल आप 1000 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके दोगे। कौन कह रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार ने कहा बिल्कुल, हम ये टैक्स कलेक्ट करके आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, 1000 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके हम दे दिया करेंगे। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती कि देखो, ये जो 1000 रुपए का टैक्स तुम कलेक्ट करोगे ना, इसका 89% जो भाग है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। मतलब 10/11 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा और जो 11% का हिस्सा बचेगा या 1/11वां जो भाग बचेगा वो तुम अपने पास रख लेना, वो तुम अपने पास ही रखना। तो 1000 रुपए का हम मान सकते हैं कि इस 1000 रुपए का 890 रुपए जो हैं ये सीधे किसके पास चले गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और बाकी के जो 11 रुपए हैं वो किसके पास आ गए? वो जमींदार के पास आ गए। और ये कभी भी नहीं बदलने वाला था, कभी भी नहीं बदलेगा।
अब ये तय हो गया है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल जब तक है तब तक यही व्यवस्था रहेगी, तब तक यही सिस्टम रहेगा। 1,000 रुपए का ही रेवेन्यू निकालना है, उसमें से 89% जाकर के कंपनी को दे देना है और 11% खुद अपने पास रख लेना। इसलिए इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा गया, इसलिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। अब इसकी विशेषताएं ये थी कि इसमें मालिक किसे माना जाता था। तो जो ओनर है, जमीन का जो ओनर है, वो पूरी तरह से जमींदार होता था। जमींदार को ही मालिक माना जाता था। जमींदार के पास सारे अधिकार होते थे। वो किसानों से जमीन छीन सकता है, किसी और को दे सकता है। सारे के सारे अधिकार होते थे जमींदार के पास, सारे के सारे राइट्स होते थे जमींदार के पास। और ये जो मालिक है, ये पैतृक पद होता था, हेरिडेटरी होता था। उसके अलावा ये हस्तांतरण भी किया जा सकता था या ट्रांसफरेबल भी था। मतलब जैसे मान लो मैं जमींदार हूं, मेरी मौत हो गई, अगर मेरा बेटा इस जमीन पर तय किया हुआ कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता रहेगा, अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी इस जमीन पर जो भी टैक्स की राशि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय की है वो कंपनी को देता रहेगा, तो इस जमीन पर अधिकार बना रहेगा। दूसरा, अगर मैं चाहूं तो अपनी जमींदारी किसी और को बेच भी सकता हूं, किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता हूं। सबसे बुरी बात पता है इस व्यवस्था की क्या थी? कंपनी ने इसमें कोई भी अकाल का प्रावधान नहीं जोड़ा था। कोई भी फ्यामिन का कोड इसमें नहीं था। मतलब कुछ भी हो, अकाल आए, बाढ़ आए, कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने अगर ये 890 रुपए बनारस से चाहिए, मतलब चाहिए। आप कहां से अरेंज करोगे ये आपकी प्रॉब्लम है। ये पैसा अगर कंपनी को चाहिए ही, ये पैसा जमींदार अपना पैसा ले ना ले चलेगा, 110 था, 11 हो गया था। ये पैसा तो कंपनी को चाहिए ही चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट है। चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, कोई भी स्थिति आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब बाद में ना इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, बाद में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। जैसे इसमें एक कानून को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा जाता है सूर्यास्त कानून। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्यास्त कानून अर्थात इसमें सनसेट लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। सूर्यास्त कानून को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये सूर्यास्त कानून क्या था, सनसेट लॉ क्या था? सनसेट लॉ में या सूर्यास्त कानून में एक प्रावधान था कि जैसे मान लीजिए हर साल टैक्स देने जाना है। अब ये जो बनारस का जमींदार है, इससे तय किया गया कि देखो भैया, हर साल 31 दिसंबर को आके टैक्स जमा कर देना। एक डेट डिसाइड हो गई कि 31 दिसंबर को आके हर साल टैक्स जमा कर देना। अब मान लो कि मैं बनारस का जमींदार हूं, मैं 31 दिसंबर को सूर्य ढलने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं पहुंच पाया। 31 दिसंबर को बिफोर सनसेट मैं नहीं पहुंच पाया कंपनी के पास, तो कंपनी मेरी जमीन को जब्त कर लेगी और किसी दूसरे जमींदार को दे देगी, किसी दूसरे जमींदार को दे देगी। इसी को कहा जाता था सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून, कि जिस दिन तय किया गया है कि कंपनी को भू राजस्व मिलना है, कंपनी को लैंड रेवेन्यू मिलना है, अगर उस दिन मैंने कंपनी को भू राजस्व नहीं दिया या उस शाम तक सूरज ढलने से पहले मैंने कंपनी को भू राजस्व नहीं दिया, तो मेरी जमीन जब्त कर ली जाएगी, किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। इसी में एक और कानून होता था जिसे हफ्ता कानून कहा जाता था। हफ्ता कानून, हफ्ता कानून के तहत जमींदार को यह अधिकार दिए गए थे कि अगर किसान लगान नहीं दे रहे हैं तो वो किसान की जमीन को जब्त कर सकता है, वो किसानों की जमीन को भी जब्त कर सकता है, किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर वो जब्त कर सकता है। तो अब देखो क्या क्या प्रोविजन है, सवाल क्या क्या बनेंगे, रैयत स्थायी बंदोबस्त से क्या क्या सवाल बनेंगे समझना। पहला सवाल बनेगा, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में
जमीन पर मालिकाना हक किसे मिला था? परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम में जमीन पर ओनरशिप राइट किसको मिले थे? तो क्या जवाब दोगे? जमींदारों को। दूसरा, क्या जमींदारों की जमीन जब्त की जाती थी? बिल्कुल। सूर्यास्त कानून के तहत अगर जमींदार तय किए हुए समय के सूर्यास्त से पहले अपने लगान को कंपनी को नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था। क्या जमींदार किसानों की जमीन जब्त कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। ठीक है। क्या अकाल की स्थिति में राहत मिलती थी? नहीं मिलती थी। राजस्व का बंटवारा कैसे होता था? जितना भी रेवेन्यू था उसका 1/11 हिस्सा जमींदार के पास रहता था और 10/11 हिस्सा कंपनी के पास रहता था। क्या राजस्व की राशि को हर साल परिवर्तित किया जाता था? क्या रेवेन्यू के अमाउंट को हर साल चेंज किया जाता था? बिल्कुल नहीं। ये स्थायी बंदोबस्त था, ये परमानेंट सेटलमेंट था जिसमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जाता था, इसमें बार बार चेंजेस नहीं किए जाते थे प्यारे दोस्तों। ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। ये पैतृक और हस्तांतरित था, हेरिडेट्रिकल और ट्रांसफरेबल राइट था। अब आ जाते हैं कि प्रभाव क्या हुए इस व्यवस्था के, क्या क्या इफेक्ट हुए इस पूरे के पूरे सिस्टम के। आइए ध्यान से समझिएगा कि प्रभाव क्या हुए इस व्यवस्था के, क्या क्या बुरे इफेक्ट हुए इस पूरे के पूरे सिस्टम के। अब जब हम प्रभाव की बात करते हैं, जब भी हम इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें इसका अलग अलग लोगों पर प्रभाव देखना होगा। जैसे सबसे पहले हम किसान की बात करें कि जो किसान था, जो फार्मर था, जो खेती कर रहा था, उस पर इसका क्या प्रभाव हुआ, उस पर इसका क्या इफेक्ट हुआ, ये समझते हैं। अब किसान जो है, एक शब्द में मैं आपसे कहूं तो किसानों का बेतहाशा शोषण हुआ, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हुआ। किसान ऋण जाल में फंस गए, वो डेट ट्रैप में फंस गए। ठीक है। किसानों को फोर्स किया गया कि वो वाणिज्यिक कृषि करें, अर्थात वो कमर्शियल एग्रीकल्चर करें, जिससे खाद्यान्न संकट पैदा हुआ, जिससे फूड क्राइसिस आया और इसी से अकाल आया, अर्थात इसी की वजह से फ्यामिन भी हमें देखने मिला। तो शोषण हुआ, किसान जो हैं वो ऋण जाल में फंस गए, खाद्यान्न संकट आया और एक बुरी परंपरा शुरू हुई, दूरस्थ जमींदार की परंपरा। एक बहुत बुरी परंपरा शुरू हुई, अवे जमींदार की परंपरा, दूरस्थ जमींदार की परंपरा। ये क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बुरी सी व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कि मैं बनारस का ही हूं और मुझे बनारस की जमींदारी मिल गई, तो कुछ ना कुछ भी हो यार, मैं अपने लोगों के प्रति थोड़ा बहुत तो सहानुभूति रहूंगा, थोड़ा बहुत तो कंपैशन रहेगा मेरे लोगों के प्रति। अब मुझे 31 दिसंबर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने जाना था, लेकिन उतना पैसा मेरे पास नहीं आया, तो मेरी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा या किसी और को दे दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति है जो मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो बंगाल का मुर्शिदाबाद का जमींदार है। वो व्यक्ति जो मुर्शिदाबाद का जमींदार है उसने बनारस की जमींदारी भी ले ली। अब उसने बनारस की जमींदारी तो ले ली, लेकिन क्या वो खुद यहां रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो यहां पर अपने एजेंट को नियुक्त करेगा। तो आप समझना, जब बनारस का ही जमींदार था तो यहां किसान था, यहां फार्मर था, फार्मर के ऊपर जमींदार था और बीच में मान लेते हैं एक आध अधिकारी भी उसने अपनी मदद के लिए रखा होगा। लेकिन अब जब मुर्शिदाबाद के जमींदार ने जमीन ले ली तो अब नीचे फार्मर है, एक वो पुराना अधिकारी है ही है, अब एक और एजेंट नियुक्त कर दिया और इसके ऊपर वो अवैध जमींदार है। तो मध्यस्थों की संख्या बढ़ गई, जो मीडिएटर थे इनकी संख्या बढ़ गई, और जब मध्यस्थों की संख्या बढ़ गई, मीडिएटर की संख्या बढ़ गई प्यारे दोस्तों, तो किसानों का और भी शोषण होने लगा, क्योंकि फिर हर व्यक्ति लाभ में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगा, हर व्यक्ति अपने हिस्से को भी मांगने लगा। तो बेतहाशा शोषण हुआ किसानों का। दूसरा, जमींदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? जमींदार की बल्ले बल्ले, जमींदारों की बल्ले बल्ले। ठीक है, बहुत पैसा कमाया,
बहुत ही ज्यादा पैसा। पहले नुकसान, पर शुरुआत में जो नुकसान झेल गया, बाद में पैसा ही पैसा, बाद में पैसा ही पैसा। कैसे? देखो, शुरुआत में जो हमने बनारस वाला एग्जाम्पल लिया, तो शुरुआत में बनारस से 1,000 रुपए का रेवेन्यू निकालना मुश्किल रहा होगा, डेफिनेटली मुश्किल रहा होगा कि बनारस से 1,000 रुपए का रेवेन्यू निकालना है। शुरू में वो राशि बहुत ज्यादा थी, इसलिए शुरुआत में ना जितने भी जमींदार हुए, शुरुआत में जितने भी जमींदार हुए ना, अधिकांश की जमीन को जब्त कर लिया गया, क्योंकि शुरुआत में वो ये पैसा दे ही नहीं पा रहे थे। लेकिन हमेशा हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, रुपए की वैल्यू कम होती जाती है। 1,000 रुपए एक समय पर बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी, आज 1,000 रुपए की वैल्यू नहीं है उतनी, है ना, उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो जब यह व्यवस्था लागू हुई 1793 में, तो उस समय 1,000 रुपए भी एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। लेकिन 10-15 सालों के बाद यही 1,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। अब वहां से रेवेन्यू आने लगा 5 या 6,000 रुपए का, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 890 रुपए ही देने हैं। पूरा पैसा जमींदारों के पास, क्योंकि जमींदारों को उसमें ऑप्शन था कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करोगे वो तुम अपने पास रख सकते हो, वो तुम अपने पास रख सकते हो। तो शुरू में नुकसान, बाद में पैसा ही पैसा। तो जमींदार वर्ग बना और इस क्षेत्र में शक्तिशाली जमींदार बने। जहां जहां पर यह व्यवस्था लागू हुई, वहां वहां शक्तिशाली जमींदार बने, वहां वहां बहुत ही पावरफुल जमींदार बने। अब देख लेते हैं कि कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे क्या लाभ हुआ। तो पहले हम सकारात्मक की बात करते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ। पॉजिटिव इफेक्ट हुआ एक एक बहुत ही वफादार, एक वफादार और शक्तिशाली, एक वफादार और शक्तिशाली जमींदार का वर्ग, जिसने हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, जिसने हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। जमींदारों का वर्ग, और जमींदार कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो पैसा उन्हें मिल पा रहा है। क्योंकि अगर वो चले गए तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पूरा पैसा मिलना बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा मिलना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो एक ऐसा जमींदारों का वर्ग खड़ा हुआ जिसने हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ दिया। दूसरा, शुरुआत में कंपनी को आय भी अच्छी हुई, आरंभ में आय भी अच्छी हुई, आरंभ में, पर बाद में नहीं, बाद में नुकसान बहुत हुआ। आरंभ में अच्छी आय, अच्छी इनकम मिली, खर्च नहीं हुए, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बच गया। मतलब कंपनी को कोई हेडिक नहीं थी, ना वहां अकाल के लिए कंपनी जिम्मेदार थी, कोई भी हेडिक नहीं थी कंपनी को। जमींदार ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और वही रेवेन्यू दे करके चले जाएंगे, ठीक है, वही रेवेन्यू दे करके चले जाएंगे। नकारात्मक यही हुआ कि इसमें एक गलती हो गई थी। नकारात्मक, नेगेटिव आप खुद समझ सकते हैं कि राशि का फिक्स होना। तो आगे जाकर के इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ, आर्थिक नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, आर्थिक नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। पर आरसी दत्त, रजनी पामदत्त अपनी किताब में लिखते हैं कि ये नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि इसकी भरपाई जमींदारों की स्वामी भक्ति ने कर दी थी। इसके राजनीतिक लाभ इतने ज्यादा थे कि आर्थिक लाभ इसके सामने छोटे पड़ गए। जब भी इन क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जमींदारों ने हमेशा साथ दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो यही बातें हैं, यही है पूरी की पूरी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। आइए अब इन सारी बातों को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से क्या व्यवस्था है क्या नहीं। तो देख पाइए लिखा हुआ है, और बहुत अच्छे से ना, बहुत ब्रीफ में लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई पैराग्राफ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 19% क्षेत्र पर लागू थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। जॉन सोर और चार्ल्स ग्रांट, ये है 22 मार्च 1793 को
ये व्यवस्था शुरू हुई। 22 मार्च 17 है, ये डेट गलत हो गई ऊपर की, ठीक कर देंगे। 22 मार्च 1793 को ये व्यवस्था शुरू हुई। ये पूरी की पूरी बातें हैं, क्या क्या अधिकार थे क्या नहीं थे। तो इसमें आप देख लीजिए, भूमि का मालिक जमींदार था। पूरे ये अधिकार पैतृक और हस्तांतरणीय थे। कुल राजस्व का 10/11 कंपनी को, 1/11 जमींदार को मिलता था। अकाल में भी राहत नहीं। सूर्यास्त कानून, ये डेट गलत होगी, इनको ठीक कर देंगे। सूर्यास्त तक कर नहीं तो नीलामी और जब्ती। इसमें सुधार भी किए गए, जैसे 1822 में, 1859 में, 1868 में। 1885 का सुधार बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था, और 1955 में से खत्म कर दिया गया। 1885 का सुधार बहुत बड़ा था, 1885 का सुधार बहुत बड़ा था। ठीक, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि कब इसमें सुधार किए गए। प्रभाव क्या हुए? जमींदार, आरंभ में नुकसान, कालांतर में शक्तिशाली। शुरू में देखिए ना, ये ऊपर हो गया। शुरू में तो बहुत लोगों की जब्ती भी हुई, 41% जमींदारों की। किसान, दूरस्थ जमींदारों द्वारा शोषण, कृषि का वाणिज्यीकरण, ऋण जाल, जोतदार। जोतदार धनी किसान होते थे, ये प्रॉफिट कमाते गए, छोटे किसानों को दबाते चले गए। इससे स्वामी भक्त जमींदार वर्ग मिला। कालांतर में निम्न लगान, आर्थिक नुकसान। तो जमींदार इससे मालामाल होते चले गए, जमींदार इससे मालामाल होते चले गए, और किसान इससे परेशान होते चले। तो यही है स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम। कल जब हम शुरू करेंगे ना टॉपिक को, नहीं कल नहीं, पहले हम महलवारी और रैयतवाड़ी कल पढ़ेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यू भी लगा लेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी हर एक पॉइंट को लेकर के। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।